हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में अपन ने सेक्शन 10 तक डिस्कस किया था और जो अल्ट्रेशन वाले प्रोविज़न थे वो अपन ने पहले ही डिस्कस कर दिए थे अपनी सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर अपन सेक्शन 16 डिस्कस करेंगे, जो है अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। तो कंपनी या तो जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रही है या फिर उसका जो न्यू रजिस्टर उसकी सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन लेना है अपने को न्यू नेम से रिलेटेड, तो उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि उसका नाम भाई आइडेंटिकल तो नहीं है और रिजेंबल नहीं है किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को बोलेगी कि हाँ भाई तेरा नाम जो है अब चेंज कर दे, और तेरे को 3 महीने के अंदर चेंज करना है, और आफ्टर एडॉप्टिंग द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। फिर जो एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके अंदर जो रजिस्टर प्रोप्राइटर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि तेरे को भाई 3 ईयर के अंदर अंदर तेरा नाम जो है चेंज करना पड़ेगा, जो नाम आइडेंटिकल था और रिजेंबल था एग्जिस्टिंग कंपनी किससे। यानी 3 साल के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन दे सकता है रजिस्टर प्रोप्राइटर सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, 3 साल के अंदर अंदर अगर कर दिया तो कंपनी को डायरेक्ट कर दी कि तेरा नाम चेंज कर दे, और ये काम उसको कंपनी को 3 महीने के अंदर अंदर करना पड़ेगा जिसने वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कॉपी किया था। अब नेक्स्ट उसको क्या करना पड़ेगा, उसका नाम चेंज करना पड़ेगा और उसको एक न्यू नेम मिल जाएगा 15 दिन के अंदर उस चेंज के बाद। उसके बाद उसको एक आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था वो भी उसके आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा कि ये अपने पास एक ऐसे प्रूफ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर था, वो अपने को आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मंगलू एंड फ्रेंड थे, मंगलू और उसके दोस्त थे जो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होल्ड करते थे आफ्टर, और उन्होंने वो जो नेम जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का जो नेम है वो कॉपी करा था, और जो उसका जो रियल ओनर था उसको 5 साल के बाद पता चलता है कि भाई मेरा जो ट्रेडमार्क है वो कॉपी हो गया है। ठीक है, तो अब प्रोविज़न अब क्या होगा अपने पास, व्हाट हैपन नाउ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अभी इसका आंसर देखते हैं। तो इस आंसर में अपने को क्या है, इस केस के अंदर अपने को जो ऑब्जेक्शन फाइल किया है ओनर रजिस्टर प्रोप्राइटर के ट्रेडमार्क के रजिस्टर प्रोप्राइटर ट्रेडमार्क ओनर ने वो 5 साल के बाद किया आफ्टर द 5 ईयर। तो अपना प्रोविज़न क्या कहता है, अपने को जो एप्लीकेशन है वो 3 साल के अंदर अंदर फाइल करनी पड़ेगी। तो कंपनी अब उसको चेंज के लिए फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन एक अपने पास एक ऑप्शन ये, पहला तो ऑप्शन ये अपने को 3 साल के अंदर अंदर करना है। सेकंड ऑप्शन क्या है, अब एज पर सेक्शन 13 कंपनी को कंपनी अपना नाम, अपन ने जैसे सेक्शन 13 में पढ़ा था, कंपनी अपना नाम कभी भी चेंज कर सकती है। एक तो उसको एसआर पास करना पड़ेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने पड़ेगी। तो इसका मतलब क्रक्स ये निकलता है, जो ओनर है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का उस वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर वॉलेंट्री चेंज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। यानी अब वो वॉलेंट्रीली अगर चेंज करता है, उसके लिए अपन उसको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिसने नाम कॉपी किया था। 3 साल के पास तो अपने पास राइट है, अपन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके उसको चेंज करने को फोर्स कर सकते हैं, लेकिन 3 साल के बाद अपन खाली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 13 पूरा होता है। नेक्स्ट अपना सेक्शन 17। सेक्शन 17 बहुत ही आसान सा है, सेक्शन 17 देखते हैं। ये अपने मेंबर्स हैं, ये अपनी कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी मेंबर्स क्या करेंगे, एक कंपनी से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कंपनी तो हमारे जो भी कॉपी वगैरह है रिकॉर्ड्स की वो हमें भेज, एमओए की, एओए की। ठीक है, अब कंपनी की ड्यूटी है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर सारे जो भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे और डॉक्यूमेंट्स 7 दिन के अंदर अंदर मेंबर को भेज दे, लेकिन मेंबर को उसके बदले में एक प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन बेसिकली इतना ही है। और वैसे नॉमिनल इसकी नॉमिनल सा फीस होती है, फीस वैसे अपने मॉड्यूल में तो प्रिस्क्राइब नहीं, लेकिन बता देता हूँ, एक पेज के अपने को 10 रुपये देने पड़ते हैं, एक पेज के 10 रुपये। अब नेक्स्ट अपना सेक्शन 18 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये 10 रुपये वाली बात आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है। इस पर भी मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये 7 डेज वाली। नेक्स्ट अपना सेक्शन 18 अपना है कन्वर्जन ऑफ ए कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इसका एक स्टेप से 3 स्टेप्स अपने को ध्यान रखने हैं। एनी कंपनी रजिस्टर अंडर दिस एक्ट में कन्वर्ट इट सेल्फ, कोई भी कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है किसी भी अदर क्लास ऑफ कंपनी में अंडर दिस एक्ट, लेकिन उसको सबसे पहले उसको अपना एमओए और एओए ऑल्टर करना पड़ेगा उससे पहले। ठीक है, सेकंड चीज़, फिर अपने को आरओसी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि अपन जो कन्वर्जन है वो अपन ने अंडर दिस सेक्शन करा है, इस सेक्शन के सारे कंप्लाई करके अपन ने करा है। फिर आरओसी अपने आप को सेटिस्फाई करेगी कि जो भी इसका प्रोविज़न था इस चैप्टर के वो सारे कंप्लाइड हो चुके हैं। फिर आरओसी क्या करेगी, जो फॉर्मर कंपनी थी
जो पुरानी कंपनी थी उसके रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर देगी और एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी न्यू कंपनी के लिए। अब थर्ड पॉइंट, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब जो कन्वर्जन होगा कंपनी का वो किसी भी कंपनी की पुरानी डेट एंड लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये सेक्शन अच्छा सा सेक्शन है, इस पर केस स्टडी अच्छी खासी बन सकती है और आपको फिर ये पूरे तीनों स्टेप्स लिखने पड़ेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट अपना सेक्शन 19, सब्सिडरी कंपनी नॉट होल्ड शेयर इन द होल्डिंग कंपनी। तो इसमें अपने को 3 रेस्ट्रिक्शन है और 3 एक्सेप्शन है। तो 3 रेस्ट्रिक्शन क्या है, कोई भी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती, कोई भी होल्डिंग कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती, ट्रांसफ़र नहीं कर सकती उसकी सब्सिडरी कंपनी को, और सच होल्डिंग ट्रांसफ़र शेल बी वॉइड। अगर ऐसा कुछ होल्डिंग या ट्रांसफ़र होता है तो वो वॉइड होता है। इसके 3 एक्सेप्शन है, यानी ये 3 लोग जो है शेयर होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी और सब्सिडरी कंपनी इज़ अ शेयर होल्डर बिफोर बिकम ए सब्सिडरी ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, यानी सबसे होल्डिंग की सब्सिडरी बनने से पहले अगर उसके पास कोई शेयर्स है तो वो लोग अभी भी होल्ड कर सकते हैं, उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, वो होल्ड कर सकता है। एक चीज़ जो ये थर्ड पॉइंट है, सब्सिडरी कंपनी जो है इनके पास वोटिंग राइट भी होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, दे ऑल्सो हैव वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले अपना काव्या लिमिटेड और एक साइड अपना अंजलि लिमिटेड। तो इसमें क्या होता है, काव्या लिमिटेड की पेड अप कैपिटल 80 करोड़ है, उसके पास बहुत सारा प्रॉफिट है। अब काव्या लिमिटेड क्या चाहती है, उसको एक्सपेंशन चाहिए, तो वो क्या चाहती है, वो एम करती है कि अपन अंजलि लिमिट में इन्वेस्ट करेंगे और अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे। ये सब्सिडरी कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। अब ये 50 करोड़ होल्ड करती है काव्या लिमिटेड के, तो अल्टीमेटली ये होल्डिंग मोर देन 50% है, 80 करोड़ एंड 50 करोड़, तो ये अपनी होल्डिंग कंपनी बन गई और ये काव्या लिमिटेड अपनी सब्सिडरी कंपनी। अब क्वेश्चन में पूछा है अपने को, क्या काव्या लिमिटेड 1/10 अंजलि लिमिट का होल्ड कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये 3 एक्सेप्शन थे अपने, उन तीनों को अंदर फॉल नहीं कर रहा है ये, इसलिए जो काव्या लिमिटेड है वो अंजलि लिमिटेड में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। ये तीनों एक्सेप्शन थे, पहला अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड ट्रस्टी और वो बिफोर सब्सिडरी वाला प्रोविज़न था। तो यहाँ पे ये सेक्शन एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेक्शन 20 से आगे का डिस्कस करेंगे। अब आपको एक चीज़ बता दूं, ये अपना चैनल है CA लीडर, इसके अंदर अपन ने बहुत सारी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट डाल रखी है और धीरे धीरे अपन ट्राई कर रहे हैं कि अपन और भी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना के डालें। तो अपने पास कॉस्टिंग अपन ने स्टार्ट कर दी है, मटेरियल कॉस्टिंग अपन ने कर दी है, ऑडिट के इसमें 3 चैप्टर कवर है, 2 AS भी करवाया अपन ने, SM का एक चैप्टर डिस्कस करा है, FM में इन्वेस्टमेंट डिसीजन करवा दिया है, एडवांस अकाउंट्स में अपन ने बायबैक, IR और अमाल कमीशन नेक्स्ट आने वाला है जल्दी, और लॉ के अंदर अपन ने चैप्टर 2 आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज रात तक इसकी दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी आपको। GST का भी अपन ने अच्छा खासा पोर्शन कवर कर रखा है, लेकिन मैं रेफ़र करूँ आपको एक ओपिनियन दूंगा कि GST वाले प्लेलिस्ट अभी आप फॉलो ना करें, क्योंकि वो थोड़े पुराने लेक्चर्स हैं और अमेंडमेंट काफ़ी है। तो GST का अपन श्योर से एक नया बैच स्टार्ट करेंगे। तो CFS भी अपन ने अपलोड कर रखा है, ये पुराना है लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो आप इसको भी देख सकते हैं CFS को। और एक अपना AS13 इन्वेस्टमेंट भी इस पर अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। तो एक चीज़ आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ICI जो मटेरियल है अपना, उसके आपको MCQ और जो बैक क्वेश्चन है उसकी PDF, जैसे मैंने क्वेश्चन कवर करवाया ना, इस फॉर्मेट में आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये सारे नोट्स की कॉपी वगैरह है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस बार। आप उस चैनल को ज्वाइन करें, उसमें आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।